हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। मेडिसिन के साइड इफेक्ट के सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं सबसे कॉमनली यूज़ किए जाने वाले मेडिसिन के बारे में। यह है आपका रेनिटिडीन। ब्रांड नेम कुछ भी हो, अपने को उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा जो मेन कंसर्न होता है वो होता है उसके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट से, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट से, जो कि आज के ड्रग के केस में रेनिटिडीन है। इसका यूज़ लोग एसिडिटी को कम करने के लिए एंटी सिक्रेटरी ड्रग के रूप में यूज़ करते हैं। इसका प्रिस्क्रिप्शन यूज़ काफ़ी यूज़फुल हो सकता है, लेकिन गलत तरीके से लंबे समय तक यूज़ करना, हमेशा यूज़ करना, बार बार इसको अपने यूज़ में शामिल करना आपको आगे प्रॉब्लम में डाल सकता है। रेनिटिडीन एक ऐसा मेडिसिन है जो कि H2 रिसेप्टर ब्लॉकर की कैटेगरी में आता है। H2 रिसेप्टर ब्लॉकर कहने का मतलब है H2 टाइप के हिस्टामिन के रिसेप्टर पे बाइंड होने के बाद होने वाली फार्माकोलिकल एक्टिविटी को बंद करने का। तो H2 रिसेप्टर जो है वो एसिड के सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जब कभी भी आप कुछ भी खाना खाते हैं तो खाने के बाद खाने की अमाउंट और उसके नेचर के अकॉर्डिंगली आपके पेट में एसिड का सिक्रीशन होने लगता है। यही एसिड आगे जाकर के इस फूड को ब्रेक करेगा, डाइजेस्ट करेगा और फिर उससे आपको एनर्जी मिलेगी। जिस न्यूट्रिएंट की वजह से आपने फूड खाया है वो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब होगा। ये तो कॉमन सी बात है और ये होना भी चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उल्टा सीधा खाने की वजह से, स्पाइसी खाने की वजह से आपको थोड़ा सा एसिडिटी होने लगता है। इसका मतलब है एसिड का प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगता है। यही अगर होता रहे या फिर और भी कारण है, H पाइलोरी भी एक कारण है या स्ट्रेस भी एक कारण है। कारण कोई भी हो, अल्टीमेटली अगर ये परसिस्टेंट बना रहा, लंबे समय तक एसिड का सिक्रीशन ज़रूरत से ज़्यादा, नॉर्मल से ज़्यादा होता रहा, हाइपर एसिडिटी बनी रही, तो फिर आपको अल्सर होने के चांसेस हैं। अल्सर मतलब पेट में छाले। जैसे अगर आप मुंह में छाले देखे हो ना, तो बस वो मुंह का छाला है और यहाँ पे अल्सर जो पेट में हो रहा है वो पेप्टिक अल्सर आपके पेट में हो रहा है। तो उस अल्सर यानी कि छाले पे जब कभी भी फ्यूचर में कोई एसिड जाके कांटेक्ट करेगा तो फिर उसका दर्द असहनीय है और उसे आपको बताना भी पॉसिबल नहीं है। जिसको फील होता है वही समझ सकता है। ऐसे केस में ज़रूरत इस बात की होती है कि या तो आपके एसिड के सिक्रीशन को कम कर दिया जाए या तो फिर उस अल्सर को किसी भी तरीके से बचा करके रखा जाए। तो डॉक्टर ऐसे केस में आपको एंटी सिक्रेटरी ड्रग यानी कि उस क्लास के ड्रग के बारे में आपको बताते हैं और आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। अलग अलग क्लासेस हैं, सब क्लासेस हैं, उनके एग्जाम्पल हैं। तो जो रेनिटिडीन है वो आपके इसी एसिड के सिक्रीशन को कम करने का काम करेगा और इसके कारण से आपको जो अल्सर की प्रॉब्लम थी उससे राहत मिलेगा। आपको GERD यानी कि गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़ की प्रॉब्लम थी उससे भी राहत मिलेगा और आपको हार्ट बर्न यानी कि जलन जो है उससे भी आपको राहत मिलेगा। इसीलिए लोग इसे जब कभी भी एसिडिटी होती है तो वो खुद से लेना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि हम एज अ फार्मासिस्ट, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कम प्रोफेशनल फार्माकोलॉजिस्ट ऐसा करने की सलाह नहीं देते हैं। हमेशा आपको आपके डॉक्टर के अकॉर्डिंगली ही यूज़ करना चाहिए। और वैसे भी ये जो रेनिटिडीन है वो शेड्यूल कैटेगरी का ड्रग है, यानी कि इसका यूज़ केवल और केवल आपको आपके डॉक्टर की सलाह पे ही करनी चाहिए, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना चाहिए। तो क्या होगा अगर हम इसको सेल्फ मेडिकेशन करें, लंबे समय तक अनावश्यक रूप से यूज़ करें तो क्या होगा? तो आपको अलग अलग तरीके के साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। ये साइड इफ़ेक्ट व्यक्ति टू व्यक्ति अलग अलग हो सकता है, कुछ में कम कुछ में ज़्यादा भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करेगा बहुत सारे फैक्टर्स पे। साइड इफ़ेक्ट बेसिकली सबसाइड हो जाते हैं, ये जानलेवा नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इनको इग्नोर करना स्टार्ट कर दें। आइए देखते हैं कौन कौन से पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं अगर आप रेनिटिडीन का ज़्यादा यूज़ करते हो, बिना किसी डॉक्टरी सलाह के यूज़ करते हैं तो। सबसे पहला और सबसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट है हेडेक यानी कि सर दर्द। कुछ लोगों को ये रिपोर्ट हुआ है कि वो अगर रेनिटिडीन यूज़ करते हैं तो फिर उनको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है, लेकिन ये साइड इफ़ेक्ट जैसे ही आप इस रेनिटिडीन को लेना बंद करोगे धीरे धीरे वो कम होने लगता है। अगर अभी भी कम ना हो, लेना बंद करने के बाद भी कम ना हो, तो फिर आपको एक बार अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। इसके बाद जो अगला साइड इफ़ेक्ट एसोसिएटेड है वह है नोज़िया एंड वोमिटिंग। अभी तक आपने हर बार देखा होगा कि नोज़िया, वोमिटिंग, हेडेक, रैशेस, एलर्जिक रिस्पॉन्स कॉमनली आपको हर ड्रग में देखने को मिलेंगे। लगभग ये साइड इफेक्ट की कैटेगरी के परमानेंट एग्जाम्पल हैं। स्पेसिफिक ड्रग का कभी कभार अलग होता है, बाकी ये चीज़ें कॉमन ही रहेंगी। नोज़िया मतलब जब आपको ये लगे कि आपको वोमिटिंग आ रही है लेकिन असल में वोमिटिंग हो ही नहीं, सिर्फ सोचने
सिर्फ महसूस करने तक सीमित रहे तो उस फीलिंग के ड्यूरेशन को नौजिया बोलते हैं। लेकिन जब आप असल में उल्टी करना स्टार्ट कर दो तो वो प्रोसेस आपका वोमिटिंग कहलाता है। ये जो नोजिया एंड वोमिटिंग है आपको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के होने वाले साइड इफेक्ट के सिम्टम है, जो कि अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग तरीके से देखने को मिल सकता है। इस तरीके के रेनिटीन को अगर आप चाहते हैं कि सिम्टम को कम कर दिया जाए तो फिर आपको आपके डॉक्टर की सलाह पे ही यूज़ करना चाहिए। टेकिंग रेनिटीन विद फूड में हेल्प एलिवेट दिस सिम्टम। अगर आप इस रेनिटीन को फूड के साथ में, भोजन के साथ में लेते हैं, भोजन के साथ में लेने का मतलब ये नहीं है कि आप भोजन के बीच में ले लें, उसका मतलब है कि आपका पेट बस खाली मत हो तो आप इस सिम्टम को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और प्रॉब्लम हो सकती है जो बहुत माइन्यूट डिफ्रेंशिएट है, वो ये कि अगर एक्चुअली में वो वोमिटिंग कन्वर्ट कर देता है साइड इफेक्ट ज़्यादा होने की वजह से, तो जो भी आपने खाया है वो भी कंटेंट बाहर आ जाएगा। लेकिन कभी भी मैक्सिमम ड्रग को, सब जगह की बात नहीं कर रहा, कुछ ड्रग होते ही इसलिए है कि वो खाली पेट खाए जाएं, लेकिन सभी ड्रग खाली पेट के लिए नहीं बने हुए होते हैं, इसलिए अवॉइड करिएगा। इसके बाद जो अगला साइड इफेक्ट हमारा आपके इसी यानी कि रेनिटीन से जुड़ा हुआ है वह है आपका डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। डायरिया कहने का मतलब है एक ऐसा कंडीशन जहाँ पे आपका स्टूल वाटरी स्टूल बन जाएगा, यानी कि जब आप स्टूल को इवैक्यूएट करेंगे तो उसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा जाएगी, पतला दस्त इसे भी आप बोल सकते हो। जबकि कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है स्टूल का हार्ड हो जाना, यानी कि कब्ज की प्रॉब्लम। ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं, डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है और कंडीशंस क्या है। तो चेंजेस इन द बाउल मूवमेंट, जैसे अगर आपका जो स्टूल है वो आपके लार्ज इंटेस्टाइन में मूव कर रहा है तो उसके मूव करने के पैटर्न में, यानी कि जो उसका एक पैटर्न है इसमें चेंज होगा तो उसके अकॉर्डिंगली डिसेंट्री यानी कि डायरिया या तो फिर कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। अगर बहुत फास्ट मूवमेंट कर रहा है तो आपके चांसेस हैं कि आपको डायरिया हो, क्योंकि वहाँ पे आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन है यानी कि कोलोन है वो वाटर को प्रॉपर तरीके से अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, इसीलिए वाटर एब्जॉर्ब नहीं होकर के स्टूल के साथ आगे बढ़ेगा और रेक्टल रूट से निकलेगा, उस केस में डायरिया की प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर आपका जो मूवमेंट ऑफ स्टूल है वो बहुत स्लो जा रहा है तो मैक्सिमम जो वाटर उसमें प्रेजेंट है वो आपके लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, जिसके कारण से स्टूल में वाटर की कमी होने लगेगी और वो ऑटोमेटिकली वाटर की कमी होने की वजह से हार्ड होने लगेगा, और वही स्टूल का हार्ड हो जाना कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज कहलाता है। तो ये जो साइड इफेक्ट हैं वो रेनिटीडीन के हैं, डिपेंड्स की इंडिविजुअल कंडीशंस क्या है, आपके गट की हेल्थ क्या है उसके ऊपर आपको डिपेंड करता है। ये वैसे बहुत सीवियर नहीं होते हैं लेकिन साइड इफेक्ट तो इसी से एसोसिएटेड है। इसके बाद है एब्डोमिनल पेन, यानी कि आपको पेट में दर्द होने लगेगा, पेट के निचले हिस्से में एक्चुअली में आपको दर्द होने लगेगा। कुछ पेशेंट को ये शिकायत हुई है कि उनको एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट फील हुआ है, थोड़ा थोड़ा दर्द महसूस हुआ है जब इस तरह के ड्रग को वो यूज़ करते हैं। अगर पेन चला गया तो बहुत अच्छी बात बंद करने के बाद, लेकिन अगर पेन अभी भी परसिस्ट करता है तो फिर आपको आपके डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ेगी। इसके बाद है एलर्जिक रिएक्शन। ये लगभग हमने जब से सीरीज स्टार्ट की है साइड इफेक्ट की, आपको सभी ड्रग में ये दिखा है और आगे भी दिखेगा एलर्जिक रिएक्शन, क्योंकि ये इंडिविजुअल पेशेंट के ऊपर भी बेस्ड होता है। किसको किससे एलर्जी है वो आपको भी नहीं पता होता, हर एक व्यक्ति एक ही जैसे ड्रग को एक ही तरीके से रिस्पॉन्स करे ऐसा भी नहीं होता, तो वो इंडिविजुअल पेशेंट पे डिपेंड करता है। हालांकि बहुत कम केस में देखने को मिला है एलर्जिक रिएक्शन, फिर भी अगर किसी को हुआ तो फिर उसको कॉमन सिम्टम देखने को मिलेंगे, थोड़े से स्किन पे जलन, चुभन, ईचिंग, स्वेलिंग, सांस लेने में तकलीफ, ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिल सकते हैं। रेयर केस में ये एनाफाइलैक्सिस यानी कि एनाफाइलैक्टिक शॉक में कन्वर्ट हो सकता है, जिससे थोड़ी सी बड़ी समस्या हो सकती है। अगर आप चाहते नहीं हैं कि इनमें से कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपको महसूस हो, आपको देखने को मिले, तो सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप इसे अपने मन से लेना बंद करें। इसकी फ्रीक्वेंसी अगर आपको डॉक्टर ने सलाह नहीं दिया है तब के केस में आप अपने मन से स्पीड अप ना करें, हमेशा डॉक्टर की सलाह पे ही किसी भी तरीके के ड्रग को लीजिए, क्योंकि उनको पता है कि इसका डोज कितना होना है और ड्यूरेशन कितना होना है। डोज तो खैर फिर भी ठीक है, लेकिन ड्यूरेशन वो आपको नहीं पता होता है, इसीलिए सेल्फ मेडिकेशन को अवॉइड करिए और वीडियोस को पॉजिटिव वे में लीजिए। बिकॉज वी आर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कम प्रोफेशनल फार्माकोलॉजिस्ट, तो कोई भी जानकारी आपको हम केवल कहीं से सुन करके रट्टा मार करके नहीं बता रहे हैं। ये 13 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है जो कि आपको थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों तरीके से समझा रहा है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा, सेल्फ मेडिकेशन ना करें और ना ही किसी को करने दें। थैंक यू, टेक केयर।